हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2 दिन की हमें बीच में छुट्टी करनी पड़ी, क्लास ऑफ रही थी। और इसके पहले जो हमारी क्लास हो गई थी 41 क्लास, ठीक है। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था अजंता की गुफाएं और बादामी की गुफाएं। ये मतलब हमने कंप्लीट पढ़ा दी थी, ठीक है। अजंता, बाग, बादामी ये सब हो गई थी, ठीक है। आज जो हमारी 42 नंबर की क्लास है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सित्तनवासल की गुफा, दूसरा सिगरिया की गुफा, एलोरा की गुफा, ठीक है। आज हमें यहाँ पढ़ना है। चलिए, आज हमारी वहीं से आगे है 41 क्लास जो कंप्लीट हमने वहाँ से छोड़ी थी, वहाँ से आज हमारी 42 क्लास आगे चल रही है, ठीक है। 42 क्लास है। इसके पहले जो 41 क्लास हो गई हैं, अगर आपने ना देखी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी होगी, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी होगी किस नाम से? कंप्लीट कोर्स A to Z के नाम से पूरी थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप वहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। और इसकी टाइमिंग क्या है इस क्लास की? डेली शाम को 3 बजे ये आपकी थ्योरी A to Z क्लास वाली चलती है, ठीक है। और जो दूसरी क्लास है शाम को 7 बजे चलती है, यहाँ पर आपका हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा आज डिफरेंट लग रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और सभी लोग जल्दी से जैसे ही जुड़ा करें तुरंत लाइक ठोक दिया करें, ठीक है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम कि आज थोड़ा सा जो स्क्रीन है वो डिफरेंट लग रही होगी, तो परेशान नहीं होना है, वही क्लास है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, ठीक है। बदलाव ही जीवन है, बदलाव ही सब कुछ है। चलिए तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। पढ़ना है हमको सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा, ये सब हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेझिझक स्टार्ट करते हैं अपनी धुआंधार क्लास को। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है? सित्तनवासल। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग फटाक से, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा कलर लिया जाए? चलिए, तो सित्तनवासल की गुफाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सित्तनवासल जो है ये गुफा ये किस राज्य में है। तो राज्य की बात करें, कौन से राज्य में है याद रखना है। वही क्लास है, बस थोड़ा सा स्क्रीन में मतलब कि प्रॉब्लम क्या, स्क्रीन चेंजिंग है, बाकी क्लास वही है, ठीक है। अरे यार, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के राज्य के कौन से जिले में है? कभी कभी जिला पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है, पट्टुकोट्टाई। लिख लीजिए, पट्टुकोट्टाई जिले में, ठीक है। पट्टुकोट्टाई जिले में, कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि जो ये सित्तनवासल गुफा है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। याद रखना है, किस नाम से जानते हैं? अरिवर कोयल। किस नाम से? लिख लीजिए, अरिवर कोयल, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया, समस्या किसी को? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, फिर पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पूछा जाता है कि सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं ये किस नदी के किनारे बहती हैं। देखिए, जिसको जो जो पता हुआ करे आप लोग टाइप करते रहा करिए, ठीक है, छापते रहा करिए। चलिए, तो क्या बोला हमने कि सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका आंसर जो करेक्ट होता है वो है कावेरी नदी पे, ठीक है। क्योंकि कृष्णा नदी, कभी कहीं कहीं पर कृष्णा नदी भी दे दिया जाता है, और शायद आयोग ने भी कृष्णा नदी माना था, ठीक है। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से फटाक से। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून है। चलिए, शाबाश। और सभी लोग टाइम से बिल्कुल 3 बजे उपस्थित हो जाए करें, ठीक है। डेली क्लास चलेगी, क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है। जब वादा किया है तो निभाएंगे भी बेटा। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम कि सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? कावेरी नदी के। और एक बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था, तो शायद आयोग ने भी आंसर कृष्णा नदी दिया था, लेकिन जो रियलिटी है वो कावेरी ही होगा। क्या होगा? कावेरी ही होगा, क्योंकि कृष्णा नदी जो है
मतलब तमिलनाडु में जब बहती ही नहीं है तो ये मतलब कैसे हो जाएगा कृष्णा नदी। इसलिए आपको याद रखना है कावेरी नदी ही करेक्ट है, लेकिन शायद आयोग से गलती हो गई थी या जैसा भी हो, जैसा भी उन्होंने सोचकर आंसर दिया हो, लेकिन है आंसर कावेरी। ठीक है, फिर पूछा जाएगा सित्तनवासल के जो भित्ति चित्र हैं इसकी खोज करने का श्रेय किसको है। तो ये याद रखना है किसको है श्रेय, तो ये है फ्रांसीसी थे पुरातत्वविद, कौन, ग्रॉपियर। लिख देते हैं, रुक जाइए लिख दें पहले, अरे यार जगह नहीं है इधर पे। चलिए क्या है, गॉब्रियल जॉब्यू द्रुबिल, जॉब्यू दुब्रिल। ठीक है, तो ये है सित्तनवासल के चित्रों के खोज, इनको खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कि जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं इनकी खोज तो इन्होंने कर दी थी, लेकिन कब की थी ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने की थी कब, 1934 में। कब, 1934 में, 1934 ईस्वी में। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि जो सित्तनवासल गुफाएं हैं इनका निर्माण कब और किसके टाइम पर हुआ था। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, कब होता है, 700 से लेकर 900 ईस्वी तक इनका निर्माण माना जाता है। ठीक है, और किन राजाओं के समय पे हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, तो ये पांड्य राजाओं के समय पे। कब होता है, पांड्य राजाओं के समय पे होता है। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। फिर पूछा जाता है कि सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है, धर्म कौन सा है इनका, तो ये बहुत पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। ये जो है जैन धर्म से संबंधित है सित्तनवासल की गुफाएं। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होगी, बहुत क्लियरली बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा जाएगा आपसे कि जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। तो वही क्वेश्चन है, बस घुमा के बोल देगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैन कला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, तो कौन सी गुफा में, सित्तनवासल की गुफा में। ठीक है, फिर पूछा जाता है अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र, कौन सा, अर्धनारीश्वर, जगह नहीं है लिख देते हैं। अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कहाँ पर मिलता है, सित्तनवासल गुफा में मिलता है। ठीक है, चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सरोवर में कमल वन, क्या है, एक सरोवर में कमल वन। ये जो मतलब सुंदर आलेखन हमें मिला है एक सरोवर का, एक सरोवर में कमल वन, ये कहाँ से मिला है, तो ये हमें सित्तनवासल से मिला है। कहाँ से मिला है, सित्तनवासल से मिला है, इसलिए इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक सरोवर में कमल वन कहाँ से मिला है, चलिए हाँ सभी लोग करिए, चलिए कहाँ से मिला है हमको, ये सित्तनवासल से। ठीक है, तो देखिए सित्तनवासल के बारे में केवल इतना ही जानिए क्योंकि यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से इतने ही पॉइंट बनते हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिए। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम सिगरिया की गुफा के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा उम्मीद है। चलिए चलते हैं आगे। आज स्क्रीन थोड़ी सी चेंज है इसलिए थोड़ा सा ये समझते चलिए। चलिए आगे आता है सिगरिया की गुफा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिगरिया की गुफा के बारे में, तो देख लेते हैं। चलिए, पूछा जाएगा कि सिगरिया की गुफा है कहाँ पर, किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं, किस देश में है, कौन से जिले में है, कौन से कैसा क्या है, देखते हैं। तो सिगरिया की गुफा जो है कहाँ पर है, याद रखना है, ये श्रीलंका में है। कहाँ है, श्रीलंका में है। श्रीलंका का एक जिला पड़ता है मटाले, कौन सा जिला है, मटाले जिले में है ये। ठीक है, सिगरिया की गुफा।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिगरिया की जो गुफाएं हैं कुल कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें याद रखना है आपको 6 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। कहाँ पर हैं? श्रीलंका के मटाले जिले में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग हमें बताइए कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। बताइए, देखें हम तैयारी कैसी है, सही है कि गलत है। नीले रंग का प्रयोग सिगरिया की गुफा में हुआ है या नहीं हुआ है, ये छाप दो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं ये किस गुफाओं से, मतलब यहाँ बोलते हैं, रुको एक सेकेंड, सेंटेंस नहीं बना पा रहे, एक सेकेंड। जो सिगरिया की गुफाएं हैं, मतलब सिगरिया की गुफा से जो चित्र बने मिले हैं वो किस दूसरी गुफा के चित्रों से मेल खाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो यहाँ के चित्र मिले हैं और कहाँ के चित्रों से हमें पता चलता है कि सेम टू सेम है। ठीक है, समझ जाइए। चलिए तो देखिए आंसर आ चुका है, नहीं भी आया तो चलिए अच्छी बात है। देखिए नीले रंग का जो प्रयोग है ये सिगरिया की गुफा में, ये सिगरिया की गुफा में नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो हमने फिर क्या बोला कि जो सिगरिया की गुफा के चित्र हैं किस चित्र से मिलते जुलते हैं, तो ये याद रखना है, ये मिलते हैं हमें अजंता की गुफाओं से। ठीक है, किसके मतलब मिलते हैं, तो ये अजंता की गुफा से। फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया के जो चित्र बने हैं वो कैसी मतलब सतह पर बने हैं, कैसी सतह पर बने हैं, बताइए। तो याद रखना है ये गीली दीवार पर बने हैं। कहाँ पर बने हैं? ये गीली दीवार पर बने हुए हैं। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया गुफा की जो खोज है वो किसने और कब की थी। तो याद रखना है एक ब्रिटिश फौज थे, मतलब ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर फोमर्स। क्या नाम था? मेजर फोमर्स। इन्होंने सिगरिया गुफा की खोज की थी। कब की थी? 1830 में, 1830 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया जो गुफाएं हैं इसकी प्रतिलिपि किसने और कब बनाई थी। सबसे पहले इसकी जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी कब और किसने बनाई थी। तो प्रतिलिपि जो बनाई गई थी कब बनाई गई थी, इसको याद रखना है। कब? 1889 ईस्वी में। कब बनाई गई थी? 1889 में बनाई गई थी। ठीक है, बनाई किसने थी, तो ये याद रखना है, मुरे ने। ठीक है, किसने? मुरे ने। फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया की जो गुफाएं निर्मित हुई हैं वो कौन सी शताब्दी में हुई है और किस राजा के टाइम पे हुई है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा वैसे ही इसमें पूछ रहा है कि सिगरिया की गुफाएं किस राजा के समय में और कौन सी शताब्दी में हुई है। तो कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। किस राजा के टाइम पे? तो ये है कश्यप प्रथम के टाइम पर। लिख लीजिए, कश्यप प्रथम, फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समस्या नहीं होगी, बहुत हर चीज़ क्लियर है। चलिए फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया की जो 6 गुफाएं हैं टोटल हमने अभी ऊपर बताया, इनमें से कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं यहाँ लिख देते हैं। चलिए कलर चेंज करके लिख देते हैं। हाँ, तो कितनी गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं, तो ये हैं 2 गुफाओं में। कितनी गुफाओं में? चलिए हाँ, सभी लोग करते रहिए आंसर। चलिए तो कितनी गुफाओं में? 2 गुफाओं में मिलते हैं। और कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो याद रखना है गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी, मतलब पहली और दूसरी गुफा में हमें कौन से चित्र मिलते हैं, मतलब चित्र मिलते हैं। ठीक है, केवल इतना याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया की कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। रूपायनी स्त्रियों के चित्रों की संख्या पूछी जा रही, इससे लिख देते हैं। चलिए पूछा जाएगा कि रूपायनी स्त्रियों के कितने चित्र मिलते हैं सिगरिया गुफा में, तो ये याद रखना है 21 चित्र मिलते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी, चलिए
चलिए सभी लोग करिए। चलिए 21 चित्र मिलते हैं, ठीक है, केवल इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए फिर पूछा जाएगा किस गुफा से प्राप्त, अच्छा बताइए, आप ही लोग बताइए कि किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं। छापो जल्दी से, कौन सी गुफा है जिसमें जो आकृतियां बनी हैं वो बहुत सुंदर हैं लेकिन आलस्यमय बनी हुई हैं। बताइए जल्दी से, आलस्यमय जो बनी हैं किस में बनी है, कौन सी गुफाएं हैं जो आलस्यमय दिखाती हैं लेकिन सुंदर बनी हुई हैं, बहुत अलंकृत हैं, सजावट की गई है लेकिन आलस्यमय है। फिर पूछा जाएगा कि मेघ कन्याओं का अंकन किस गुफा में मिलता है, ये भी बताओ। मेघ कन्याओं का अंकन किस गुफा में मिलता है, ये भी छापना है, ठीक है। फिर पूछा हमने कि सिगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वर्तमान में कहाँ रखी हैं, इसकी प्रतिलिपियां वर्तमान में रखी कहाँ हैं, ये छापना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आलस्यमय सुंदर आकृतियां जो बनी हैं कौन सी गुफाओं में है, तो याद रखना है, एक सेकेंड कलर चेंज करके लिखते हैं। चलिए कौन सी गुफाओं में है, तो ये है सिगरिया गुफा में। कौन सी गुफाओं में है, तो सिगरिया गुफा में है, ठीक है। ठीक है। फिर पूछा है दूसरा हमने, मेघ कन्याओं का जो अंकन मिलता है कहाँ पर है, तो ये भी सिगरिया गुफाओं में है और इसका आंसर भी सिगरिया गुफा है। फिर पूछा हमने कि सिगरिया की जो वर्तमान में प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ पर रखी गई हैं, तो ये रखी गई हैं कौन से म्यूजियम में, कोलंबो म्यूजियम। कोलंबो म्यूजियम, कोलंबो म्यूजियम कहाँ पर है, ये है श्रीलंका में, ठीक है। कहाँ पर है ये, श्रीलंका में है कोलंबो म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ तक जो मतलब सिगरिया की गुफाओं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने पीछे एक चीज़ बताई थी कि सिगरिया में मतलब कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं, हमने 21 बताए थे ना टोटल। चलिए तो 21 जो किस हिसाब से मिलते हैं इसकी हम थोड़ा सा गणना आपको बता देते हैं, हो सकता है पूछा जा सकता है कि जो अभी हमने रूपायणी स्त्रियों के चित्र बताए हैं कि कितने चित्र मिलते हैं, स्त्रियों के जो चित्र बताए हैं टोटल कितने मिलते हैं, 21 मिलते हैं, ठीक है। इनमें भी जो 4 चित्र में, एक सेकेंड छोटा करके लिखते हैं, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। इनमें भी जो 4 चित्र मिलते हैं, नहीं इस ऐसे नहीं, ऐसे सही है। चलिए तो क्या बोला हमने, जो 4 चित्र मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें गुफा संख्या ए से मिलते हैं। गुफा संख्या मतलब 1 से मिलते हैं 4 चित्र, और बाकी के बचे जो 17 चित्र हैं, 21 हमने टोटल बताए थे, है ना, तो बचे कितने, 17, ठीक है। तो जो 17 बचे हुए चित्र हैं ये कौन सी गुफा से मिलते हैं, ये हमें गुफा संख्या 2 से मिलते हैं, ठीक है। 2 ही में तो चित्र बताए हैं अभी हमने, है ना, तो बस वही चीज़ है। यहाँ तक जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट थी सिगरिया की गुफाओं के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको सब यहाँ पर एक ही पेज में कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, एलोरा की, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, हम जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक इसलिए किए हैं कि आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। अगर वाइट करना हो तो आप बता दीजिएगा, हम वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो एलोरा की गुफाओं में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले
चलिए, सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि किस राज्य में है, तो याद रखना है कौन से राज्य में है, सभी को पता है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और किस जिले में है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, बच्चा बता देगा कहाँ पर है, औरंगाबाद में, ठीक है। चलिए, ये हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे पूछा जाएगा कि इसको जो है एलोरा को किस नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो दूसरा नाम है इसे हम वेरूल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वेरूल के नाम से भी जानते हैं। है कहाँ? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, ठीक है। ये बात लिखा है। चलिए, यहाँ तक हो गया। फिर पूछा जाएगा एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। एलोरा में तो कैसे याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन होती है आपको एलोरा और एलिफेंटा में, ठीक है। तो एलोरा से याद रखिए एलोवेरा। किसी भी चीज़ को परिपूर्ण होने के लिए कितने गुण होने चाहिए? 36 गुण होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एलोवेरा होता है वो अपना एलोवेरा में 2 गुण नहीं होते हैं, 2 गुण नहीं होते हैं, मतलब माइनस के होते हैं। तो टोटल कितने बचे अब हमारे पास? 34 गुण बचे। कितने गुण बचे? 34 गुण। तो कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? तो ये याद रखना है 34 गुफाएं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये केवल समझाने के लिए था, बाकी आपको याद रखना है कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं, ठीक है। ट्रिक से बता दी है। चलिए, 34 गुफाओं में भी कुछ हिंदुओं की है, कुछ बौद्धों की हैं, कुछ जैन धर्म की हैं। तो इनको देख लीजिए, 34 में भी 3 हैं। तो पहले देख लेते हैं हम हिंदुओं, नहीं लाइन से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली है हमारी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से जो गुफाएं हैं वो हैं 1 से 12वें नंबर तक की, ठीक है, 12वें नंबर तक की हैं। फिर दूसरी आती हैं हिंदुओं की। हिंदू की जो है वो 13 से लेकर 29 तक की हैं, ठीक है, जगह नहीं है, 29 तक की हैं, ठीक है, छोटा सा लिख दिया है। फिर जो तीसरी आती हैं जैन धर्म की, जैन धर्म की हैं 30 से 34 तक की। अरे लिख नहीं रहा है इधर पे, चलिए केवल बोल देते हैं, ठीक है। कहाँ तक है? 30 से 34 तक है, यहाँ लिख दिया है। चलिए, 34 लिखा है ये, ठीक है। तो क्या है? 34 गुफाएं हैं टोटल। इनमें से जो बौद्ध धर्म की हैं वो 1 से 12 नंबर तक की हैं, हिंदुओं की 13 से 29 तक की हैं, और क्या बोला हमने? तीसरी है जैन धर्म की, ये हैं 30 से 34 तक, ठीक है। इसका डिवाइडेशन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं, तो समझ में आ जाएगा हिंदू से भी हैं, बौद्ध से भी है, जैन से भी है, ठीक है। चलिए, फिर आपसे पूछा जाता है कि शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसको कहते हैं? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसको कहते हैं? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम कैलाश के मंदिर को। किसको? कैलाश मंदिर को। और ये है कहाँ पर? तो ये है अपने, कहाँ पर है ये? एलोरा में है, ठीक है। कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र में। चलिए, फिर पूछा जाएगा कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? बताइए, किसने करवाया था? तो इसका कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कब करवाया था? सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये करवाया गया था 756 से लेकर 773 ईस्वी के मध्य में, ठीक है, ईस्वी लिख लीजिए। 756 से लेकर 773 ईस्वी के बीच में करवाया गया था, ठीक है। और किसने करवाया था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये किस, मतलब कौन सा शासक है ये कृष्ण प्रथम? तो ये है राष्ट्रकूट शासक। कौन सा शासक है ये? किस राजवंश से है? ये है राष्ट्रकूट वंश से। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने करवाया? राष्ट्रकूट। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। कब करवाया? 756 से 773 ईस्वी के मध्य में, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कैलाश मंदिर के मध्य में किसको स्थापित किया गया है? किसको स्थापित किया गया है? शिवलिंग को। कौन से भगवान को? शिवलिंग को स्थापित किया। देखिए, एक ही पेज में हम सब कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट वे में बता के। बाकी जहाँ क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम सब समेट के एक क्लास में कंप्लीट करते जा रहे हैं, एक ही पेज में, ठीक है। चलिए,
फालतू की हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जो सीधे एग्जाम में फंसे हमें वही चीज़ पढ़नी है। कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश रहती है मेरी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए मुझे कंप्लीट भी करवाना है और वो चीज़ हमें पढ़ानी है जो सीधे एग्जाम में वार करे। तो यहाँ तक हो गया, शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। अब अगर हम आपको लिखवाते कि लिखिए बच्चों, इस कैलाश मंदिर, अगर हम आपसे बोलते कि कैलाश मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई है, ये पूरा सेंटेंस लिखवाते, एक एक करके लिखवाते तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट बता दिया, आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा 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 है, क्योंकि वहाँ पर लिखना नहीं है, वहाँ पर सीधे टिक लगाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया शिवलिंग तक। आगे चलते हैं। फिर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा की कौन सी गुफा में स्थित है? तो गुफा संख्या 16 में स्थित है। कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 16 में स्थित है क्या? कैलाश मंदिर, ठीक है। और इसकी जो मतलब ये बना कैसे है, मतलब इसकी माप बोलेगा, हाँ माप पूछी जाए अगर, तो क्या है? 280 गुणे 160, जगह नहीं है फिर भी लिखने की कोशिश है, गुणे 106 फिट, लिख लीजिए। इसकी जो माप है कैसी है? 280 गुणे 160 गुणे 106 फिट इसकी माप है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो एलोरा की गुफाएं फेमस हैं किसकी वजह से हैं? वो भी कैलाश मंदिर की ही वजह से हैं, ये भी दिमाग में रखनी है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश ने कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी में, ठीक है। और कौन सी गुफा संख्या में? 16वीं में, 280 160 106 फिट में बना है शिवलिंग। ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नहीं मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी आपकी। चलिए तो फिर पूछा जाएगा आपसे कि जो कैलाश मंदिर है वो, वो तो हमने हटा दिया, चलिए यहीं पर बता देते हैं, फिर से लिख देते हैं कैलाश मंदिर। चलिए, पूछा जाएगा कि एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, इससे उपलब्ध भित्ति चित्रों ने किस शैली को नई प्रेरणा दी है? इससे किसको, कौन सी शैली को प्रेरणा मिलती है? तो ये याद रखना है, ये है दक्कन शैली। कौन सी शैली को? दक्कन शैली को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ सभी लोग करते रहिए आंसर। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। तो आगे पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछेगा कि एलोरा की जो 32वीं गुफा है इसमें क्या दिखाया गया है? छापो जल्दी से, छापो। 32वीं गुफा में क्या दिखाया गया है, किसका वर्णन है? फिर पूछा जाएगा कि नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? यहाँ पर ये बताना है। अब ये बताना है कि किस नंबर की गुफा में पार्वती मूर्ति शिल्प स्थापित किया गया है, ये बताना है, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाएंगे, फालतू की चीज़ें लिखवाने का कोई मतलब नहीं। जो सीधे एग्जाम में फंसे हमें वही पढ़ना है, फालतू की रामायण गाथा पढ़ के किसी का भला नहीं होना। चलिए, हाँ चलिए शाबाश, चलिए करिए सभी लोग आंसर। और एक और है, बहुत पूछा जाता है कि रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ये मूर्ति शिल्प किस गुफा में है? रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कौन सी गुफा में है? ये छापो। चलिए, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं मटक के, धीरे धीरे। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि पहले हमने पूछा कि जो 32वीं गुफा है इसमें मतलब किस नाम से जानी जाती है, किसका वर्णन है? तो ये याद रखना है, इसमें इंद्र सभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? इंद्र सभा का वर्णन है। फिर पूछा हमने कि पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? तो ये याद रखना है, 29वीं गुफा में है। कौन सी गुफा में है? 29वीं गुफा में है। फिर हमने आपसे पूछा कि रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए ये किस गुफा में है? तो ये भी हमारा कौन सी गुफा में है? ये है गुफा 16वीं नंबर की। कौन सी गुफा में है? 16वीं गुफा में है, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। चलिए, चलिए 16, ठीक है। हाँ चलिए शाबाश। तो
और देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता देते हैं, ठीक है। यहीं पर हम आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। रावण द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या जो 16 का दृश्य है, इसको कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा संख्या में दोहराया गया है। क्या पूछा गया है कि ये जो चित्र मिले हैं हमको गुफा संख्या 16 में, रावण को, मतलब रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो चित्र मिले हैं गुफा संख्या 16 में, इसी का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करके किस गुफा में बनाया गया है, इसी को दोहराया गया है। तो ये है गुफा संख्या 29, ठीक है। मतलब हैं सेम चीज़ें, बस थोड़ा बहुत अंतर करके गुफा संख्या 29 में यही चीज़ मिल जाती है। तो अगर 16वीं गुफा ना हो तो 29वीं गुफा में हमको टिक करना है, ठीक है। मेन चीज़ ये थी बताने की। चलिए एक क्वेश्चन बहुत है इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में हो सकता है इस बार पूछ ले। चलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है द्वारपाल और द्वारपालिकाएं किस गुफा में मिलती हैं। छापो जल्दी से, द्वारपाल और द्वारपालिकाएं कौन सी गुफा में मिलती हैं, छापो जल्दी से। तो इसकी भी जो गुफा संख्या है वो क्या है, 29 है, ठीक है। एलोरा की सबसे पहले तो पूछ लेगा कि द्वारपाल और द्वारपालिकाएं की गुफाएं जो हैं ये किस गुफा में मिलती हैं। दे देगा 4 ऑप्शन, सिगरिया, बाघ, एलोरा, और भी चौथा कोई दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, एलोरा में टिक करना है, ठीक है। फिर पूछेगा किस गुफा संख्या में है, तो कौन सी में है, 29 में है, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। हमने सिगरिया, एलिफेंटा, एलोरा, ये एलिफेंटा तो नहीं पढ़ा आज हमने, एलोरा पढ़ लिया है और सित्तनवासल पढ़ लिया है, ठीक है। ये सब हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब जो हमारी 43 नंबर की क्लास होगी इसमें हम एलिफेंटा के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि एलिफेंटा से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहें तो एलिफेंटा के कुछ ही पॉइंट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हमें दुनिया भर का पहाड़ नहीं पढ़ना है, हमें केवल वो चीज़ पढ़नी है जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए इसको भी हम आज ही निपटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको हम जल्दी से निपटा देते हैं, जहाँ से इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है उसी के बेस पर हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, एलिफेंटा गुफा, ठीक है। फटाक से पढ़ लीजिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ाएंगे सॉलिड। चलिए तो एलिफेंटा जो गुफा है ये किस राज्य में है, तो ये भी अपने महाराष्ट्र में है, याद रखना है, शॉर्ट में लिख दिया है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और जिला अगर पूछ लेगा तो कौन से ज़िले में है, रायगढ़। कौन से ज़िले में, रायगढ़ ज़िले में है, ठीक है। चलिए अगर पूछ लेगा कि कौन से सागर में है, सागर भी पूछा जा सकता है कि किस सागर के पास में है, तो ये याद रखना है, अरब सागर के पास में है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हम सब कुछ घसीट के लाएंगे यहीं पर, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं आपको, ठीक है। अरब सागर के पास में है, कौन सी द्वीप पर है, द्वीप पूछ ले तो याद रखना है एलिफेंटा द्वीप में है। कहाँ पर है, एलिफेंटा द्वीप में है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों हमने आपको बता दिए। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। किस जिले में, रायगढ़ में। कौन से सागर में, अरब सागर के पास। कौन से द्वीप पर, एलिफेंटा द्वीप पर, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप है ये, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए फिर पूछा जाएगा कि ये जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, इससे एलिफेंटा की गुफाएं कितनी दूर हैं। कभी कभी किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस चीज़ है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, चलिए कलर चेंज कर देते हैं तो बन जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से अपना जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं कितने किलोमीटर दूर है, तो ये याद रखना है, ये है 11 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर दूर है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई चलिए ये तो हमने बता दिया, मुंबई है कहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ है ये लिख दीजिए, नहीं तो पता नहीं महान मूर्ति होगी, पता भी ना होगा किसी को। मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो कलर भी तो नहीं है ज़्यादा। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाएगा कि एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं। तो अभी हमने बताया अरब सागर पड़ता है, तो किससे घिरी होंगी, समुद्र से घिरी हैं, ठीक है। फिर हमने पूछा कि एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है। अभी हम सब कुछ पढ़ाते जा रहे हैं, सब में पूछ रहा है कि प्राचीन नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घारापुरी। एक सेकेंड, ऊपर से लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, घारापुरी कहते हैं, ठीक है। धारापुरी नहीं, घारापुरी, घा से घर। चलिए, फिर पूछेगा कि एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं टोटल, 7 गुफाएं हैं। कितनी हैं, 7 गुफाएं हैं टोटल, ठीक है। और फिर पूछेगा कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कहाँ, मतलब कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो इसको भी चेंज करके लिखते हैं। चलिए तो ये हुआ था 5 से 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, इसके बीच में हुआ था। और किस वंश ने करवाया था, तो ये भी अपने राष्ट्रकूट भाई हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट भैया ने करवाया था, मतलब राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है ना, कोई आदमी नहीं है। और राष्ट्रकूट के जो सामंत होते थे शिलाहार, उन्होंने करवाया था, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक समस्या नहीं होगी, आगे चलते हैं। फिर पूछा जाएगा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं। बताइए किस धर्म से संबंधित हैं। अगर धर्म पूछ लिया उन्होंने तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, शांत बैठेंगे, नहीं, किस धर्म से है, तो ये हैं अपने शैव धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा कि एलिफेंटा में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की त्रिमूर्ति जो हमें मिलती है, ये कहाँ की गुफाओं से मिलती है। तो कहाँ की हैं ये हैं अपनी एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। चलिए शाबाश। चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में हम इसके बारे में बताते हैं, त्रिमूर्ति के बारे में, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज राइटिंग बिगड़ रही है। त्रिमूर्ति, चलिए त्रिमूर्ति के बारे में, हमारे यहाँ गेस्ट हाउस भी है, त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस। चलिए, त्रिमूर्ति जो है ये कहाँ पर है पूछेगा, एलिफेंटा में है, ठीक है। चलिए, एलिफेंटा की प्रसिद्ध ये है त्रिमूर्ति, ठीक है। फिर इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, तो पूछ क्या लेता है कि एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है। एलिफेंटा की जो शिव महेश मूर्ति है वो किस में बनी है, ग्रेनाइट में बनी है। किस में बनी है, ग्रेनाइट में बनी है, ठीक है। फिर बोलेगा कि त्रिमूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, फिट में और मीटर में दोनों में बताना है। फिट में बोलेगा तो त्रिमूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 17.10 फिट है, ठीक है। अगर मीटर में बोलता है तो मीटर में याद रखना है 5.45 मीटर, ठीक है। कह दीजिए बस इतनी सी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे पूछा जाएगा कि एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, चलिए इसको हटाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, पूछा जाता है एलिफेंटा से प्राप्त है एक हाथी की मूर्ति। कौन सी, हाथी की मूर्ति, जिसकी मतलब लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई ऊंचाई की बात करें तो याद रखना है ये है 4.5 मीटर लंबी है। क्या है, लंबी है, और 2.4 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और फिर पूछेगा कि वर्तमान में ये सुरक्षित कहाँ है। बहुत पूछा जाता है, ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं बिल्कुल से रटने वाले हैं और जो सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। कहाँ पर है, कौन से मतलब कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये याद रखना है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में। कलर चेंज करके लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना पूरी है कि पूछा जाए इस बार। चलिए, क्या है, वीर माता जीजाबाई भोसले, जीजाबाई
भोसले उद्यान। और ये है कहाँ पर? ये है अपने मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। ठीक है। अब जो ये मतलब वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान है, इसका नया नाम मतलब नाम बदल चुका है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछ सकता है, वैसे भी नॉर्मली भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या नाम हो गया है इसका? तो ये याद रखना है, इसका नाम हो गया है रानी चा बाग। क्या हो गया है? रानी चा बाग हो गया है। ठीक है, किसका? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान का नया नाम क्या है? रानी चा बाग। ठीक है, फिर पूछा जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा क्या जाएगा कि कल्याण सुंदर मूर्ति, इसमें किसको किसको दिखाया गया है? कल्याण सुंदर मूर्ति, इसमें किसको किसको दिखाया गया है? तो इसमें याद रखना है, शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। किसको किसको दिखाया गया है? ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं। किसको किसको दिखाया गया है इसमें? शिव और पार्वती को किसके रूप में? दंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो कहाँ की बात चल रही है? एलिफेंटा में है। कहाँ पर है? एलिफेंटा में है। ठीक है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लिखवाने जा रहे हैं, एक लाइन आपको नंबर जरूर दिलाएगी अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा कि भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें हमें भित्ति चित्र एक भी नहीं मिलते? भित्ति चित्र बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बताइए कौन सी गुफा है जिसमें हमें भित्ति चित्र मिलते ही नहीं है? तो ये कौन सी गुफा है? ये है अपनी एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, तो देखिए एलिफेंटा की गुफा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने फटाफट से बता दिए हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट है सब हमने बता दिए हैं। फालतू की हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने बता दी हैं। यहीं से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़िए, वो ही फायदे देंगी। ठीक है, चलिए तो आज हमारा जो ये चैप्टर था अपना भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, ये हमने आज अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब जो कल हम पढ़ेंगे वो होगा अपना, क्या पढ़ेंगे अब हम कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, चलिए, लेकिन पढ़ा वही चीज़ रहे हैं, मैम भी वही है, क्लास भी वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा थंबनेल भी चेंज हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, क्योंकि नया सेटअप लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, लिख देते हैं कौन सा चैप्टर होगा अपना। नया चैप्टर जो होगा वो होगा अपना प्राकृत चित्रकला। प्राकृत चित्रकला, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये मेन अपना चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पाल शैली, जैन शैली, जिसे हम अपभ्रंश शैली कहते हैं। ठीक है, तो पाल शैली, जैन शैली, ये सब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम कलाकार वगैरह पढ़ा दीजिए। देखिए ये जो पाल और मतलब जैन शैली है, ये हम 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, क्योंकि स्पीड आप लोग जानते हैं, बाकी आपको पढ़ना है। आप लोग थोड़ा स्लो या फिर फास्ट में कर सकते हैं, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और बहुत फास्ट वे में, और हर चीज़ समझाते हुए, सारे पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ पढ़ाएंगे जो सीधे एग्जाम में छपने वाली होगी। ठीक है, और इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्राकृतिक चित्रकला, ये 2 दिन की क्लास होगी। 2 दिन में हम इसको निपटा देंगे। पहले दिन हम पाल शैली पढ़ा देंगे या फिर थोड़ा बहुत और आगे बढ़ा के 2 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आएगा राजस्थानी चित्रकला। और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम कलाकार वगैरह पढ़ा दीजिए, तो सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए स्पीड आप लोग देख ही रहे हैं, फास्ट वे में करवा रहे हैं, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट वगैरह ये सब करते रहना है। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे ही क्लास में एंटर हुआ करें आप लोग लाइक तुरंत कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में बहुत भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं।
ठीक है। और क्लास अगर पसंद आया करे ना तो अपना फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या फीडबैक जरूर देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो फिर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए अभी फटाक से। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए आगे